वर्तमान युग में सबसे अधिक महत्व रखता है। किसी देश की राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करने में भी, विकसित करने में भी इसकी भूमिका अभी थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था कि यदि बेरोजगारी और गरीबी को समाप्त करना है तो अर्थव्यवस्था को हमें गतिशील बनाना होगा और विकसित बनाना होगा। कल तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू साहब भी बता रहे थे कि सरकार की जो नीतियां चल रही है, आने वाले समय में हम विश्व के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में रहेंगे। 2047 तक हमारा देश पूर्ण विकसित देश के रूप में रहेगा। अच्छी बातें हैं यदि विकसित हो गए, और हम विकास का तो पहला शर्त यही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जीरो पॉवर्टी और जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जीरो टॉलरेंस, करप्शन में होता है जीरो टॉलरेंस, जीरो इलिटरेसी, माने हर चीज में हम जीरो रहे। जो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ने सतत विकास का 17 लक्ष्य दिया था 2015 में, और 2030 तक उसे हमें प्राप्त कर लेना है। उस 17 विकास लक्ष्य में यह भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था जो मैंने अभी आपको जानकारी में दिया है। हेलो, हाँ जी, रॉन्ग नंबर। लोन चाहिए, लोन देता है, फोन करता है, पहले वो अपने लोन ले ले। कहाँ थे हम लोग? सतत विकास। तो मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि अर्थव्यवस्था किसी देश की जितनी मजबूत होती है उस देश का विकास उतना अधिक होता है। हम G7 कंट्री को देखें, और G7 कंट्री में अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है। तो ये सारे कंट्री हाईली इंडस्ट्रियल कंट्री है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी इसकी भूमिका, चीन नहीं है, याद रखिएगा। यद्यपि चीन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। हमें यहां पर यह देखना है कि अर्थव्यवस्था में हम लोग जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है? सरल शब्दों में इकोनॉमिक्स को जानो कि हमारे जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या है? भूमि है, जल है, वन है, खनिज है, मानव है। कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं रिसोर्सेज, जैसे भूमि है, जल है, वन है, खनिज है, सब प्राकृतिक संसाधन है। किसी देश में खनिज अधिक होता है तो किसी देश में भूमि अधिक होता है, किसी देश में दोनों होता है। जैसे रूस सबसे बड़ा भी है, उसके पास खनिज का भी, अनेक खनिज का भी भंडार है, और भूमि के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, हालांकि बहुत फर्टाइल नहीं है। जैसे हम लोग का गंगा का मैदान बहुत फर्टाइल है, सिंधु का मैदान काफी फर्टाइल है, उस तरह से फर्टाइल आपका रसा का क्षेत्र नहीं है। क्योंकि फर्टिलिटी के लिए जो क्लाइमेट है, एग्रो क्लाइमेट, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम लोग के देश में 17 एग्रो क्लाइमेट जोन है। बिहार में आपका 3 एग्रो क्लाइमेट जोन है, और इस एग्रो क्लाइमेट से भी हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। सॉइल फर्टाइल होगा तो स्वाभाविक है कि कुछ भी हम उस पर रोपिंग करेंगे तो उसका क्या होगा? विकास होगा। हम लोग के क्षेत्र में देखिएगा कि घुसेसर स्थान वगैरह में इतना बाढ़ रहता है, लेकिन जब बाढ़ उतर जाता है तो सिर्फ कुछ छींट देते हैं तो लहलहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुरानी मिट्टी को ले जाता है, नई मिट्टी को दे जाता है। बाढ़ का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि पुरानी मिट्टी को दे जाता है, नई मिट्टी को ले आता है। आपने पढ़ा भी है, नई मिट्टी को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, जो अधिक फर्टाइल होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बांगर है उसकी तुलना में। फिलहाल तो यहां पर यह ध्यान रखिए कि जो हमारे संसाधन हैं, भूमि है, जल है, वन है, खनिज है, और उन सबसे बढ़कर मानव है। अफ्रीका में तो सब संसाधन है, जल भी है, खनिज भी है, भूमि भी है, ठीक है कि नहीं? लेकिन वहां क्या है? मानव नहीं है। मानव संसाधन के रूप में नहीं डेवलप हो सका है। मानव के संसाधन के रूप में डेवलपमेंट में 2 आयाम होते हैं। एक होता है, वो होता है एजुकेशन, और दूसरा होता है वो है हेल्थ। आप यदि, जो मेरी नजर में आप भी बहुत उत्कृष्ट मानव संसाधन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कि आप यदि यहां तक विकास किए हैं तो इसी 2 तत्व की भूमिका है, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन मिला और हेल्थ ठीक ठाक रखे,
उसके माध्यम से आप यहां तक पहुंचे। जितना स्किल डेवलपमेंट करेंगे, जितना ज्ञान बनेंगे, मैं अभी नीचे कह भी रहा था कि विकास का रास्ता पुस्तक से जाती है, विकास का रास्ता कलम से होकर गुजरता है, स्कूल कॉलेज संस्थानों से होकर गुजरता है, मास्टर से होकर गुजरता है, बाप के मार्गदर्शक के रूप में जो भूमिका होती है पिता की, उनके माध्यम से गुजरता है। कोई जरूरी नहीं है कि पिता बहुत विद्वान हो तभी मार्गदर्शन देंगे, वो अपने अनुभव को भी यदि साझा कर लेते हैं और तुम्हारे साथ, तो भी एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। पिता की परिस्थिति भी तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। किसी के पिताजी ईंटा ढोते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो भी तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगी, उत्प्रेरणा का काम करेगी कि नहीं, हमें बेहतर करना है और अपने पिता की जो दो स्थिति है उससे बाहर निकलना है, और स्वयं भी निकलना है और उन्हें भी निकालना है। तो कहने का अभिप्राय साफ है कि हम लोग अर्थव्यवस्था में संसाधनों का समुचित प्रबंधन को पढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है? संसाधनों का समुचित प्रबंधन है। तो लिखिए, संसाधनों का समुचित प्रबंधन। संसाधनों का समुचित प्रबंधन क्या है? अर्थशास्त्र है। संसाधनों का समुचित प्रबंधन अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, जिसके जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। जिसके जनक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं, जिन्होंने 1776 में एक किताब लिखा, जो किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, उस किताब का क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन था। और एक सिस्टम दिया उन्होंने, और सिस्टम का नाम था लेसेज फेयर। एक नीति दिया जिसका नाम था लेसेज फेयर पॉलिसी। और ये लेसेज फेयर पॉलिसी होती है नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, अहस्तक्षेप करने की नीति। नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी माने अर्थव्यवस्था में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है। सामान्यतः ये जो हस्तक्षेप की नीति है, ये किस तरह की इकोनॉमी में देखने को मिलती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, पूंजीवादी इकोनॉमी में देखने को मिलती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। लिखेंगे, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलती है। ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का लक्षण क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का लक्षण होता है, यदि मैं कहूंगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का लक्षण क्या है, तो पहला है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति अधिकार के रूप में रहता है। दूसरा है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट, और जो मूल्य है, प्राइस है, वो कौन तय करता है? वो मार्केट तय करता है। प्राइस कौन तय करता है? मूल्य कौन तय करता है? वो मार्केट तय करता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारा कुछ इस बात पे बल होता है कि हम कितना लाभ कमाते हैं। ठीक है। कंपनी का मुख्य पक्ष क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो लिख देंगे निजी संपत्ति, लिख दो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के 3-4 निम्नलिखित लक्षण होते हैं। निम्नलिखित लक्षण होते हैं, पहला, निजी संपत्ति का अधिकार होता है।
निजी संपत्ति का अधिकार होता है, लाभ पर अधिक बल दिए जाते हैं, लाभ पर अधिक बल दिए जाते हैं, मुक्त बाजार की नीति लागू होती है, 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 और मूल्य मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होते हैं। मूल्य मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई के आधार पर, मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होते हैं। ठीक है, मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होते हैं। किसके आधार पर तय होते हैं? मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होते हैं। जबकि नहीं, साथ ही आय का असमान वितरण रहता है। आय का असमान वितरण होता है, आय का असमान वितरण रहता है। निजी क्षेत्र मजबूत रहता है और प्रतिस्पर्धी माहौल रहता है। निजी क्षेत्र अधिक मजबूत रहता है, निजी क्षेत्र अधिक मजबूत रहता है और प्रतिस्पर्धा रहती है, कंपटीशन। निजी क्षेत्र अधिक मजबूत रहता है और कंपटीशन रहता है। ठीक है, निजी क्षेत्र अधिक मजबूत रहता है और कंपटीशन रहता है। निजी क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण होता है, मजबूत होता है और कंपटीशन रहता है। जैसे लिख दो G7 के देशों में, उदाहरण लिख दीजिए G7 कंट्री, G7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। इसमें है अमेरिका है, कनाडा है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है। ठीक है कि नहीं? ये आपका क्या है? ये ग्रुप 7 कंट्री है, जिसकी नींव 1975 में रखी गई थी। एक समय G8 था, ये रूस भी था इसमें, लेकिन रूस ने क्रीमिया पर जब अटैक किया तो G7 कंट्री से उसको हटा दिया गया। अब G8 पुनः G7 हो गया। कभी आपसे पूछे तो हर चीजें लिखाई नहीं जाती है। कक्षा का उद्देश्य है कि बातों को सुनिए भी, समझिए भी और याद रखने का प्रयास भी कीजिए, है नु? इसी क्रम में क्या है कि G7 कंट्री कैसे इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करता है? कैपिटल। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का द्योतक नहीं है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, भारत। भारत नहीं है। भारत मिक्स्ड इकोनॉमी का। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब लाइव पे 150 क्वेश्चन बनवाए थे हम, इसलिए इसी दिन के लिए ना बनवाए कि शब्दों से परिचय रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो आपको पढ़ना और आगे बढ़ना आसान रहेगा। ठीक है, जितना आप पढ़िएगा, जितना काम कीजिएगा इंटीग्रेटेड रूप में, उतना आपके लिए बेहतर है। नहीं तो अपने मन के मालिक तो हैं ही। ठीक है कि नहीं? कोई रोका थोड़ा ही है आपको। काम कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। सब भारत की सर्वोच्च परीक्षा भी पास कर सकते हैं। यही मास्टर पढ़ाता है जो सर्वोच्च परीक्षा भी पास करता है, लड़का किया है, सिपाही भी किया है, अनेकों बेरोजगार भी रहता है। कंपटीशन है, नहीं कीजिएगा मेहनत तो कौन क्या कर लेगा? कुछ नहीं कोई कर सकता है। ठीक है कि नहीं? सब कुछ आपके ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। शिक्षक का काम है पढ़ाना, समझाना, और हम तो लगातार आपका मॉनिटरिंग करते रहते हैं। लेकिन जब आप सहयोगी नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अंत में मास्टर थक करके छोड़ देगा। छोड़ो ये सब, अपना कोर्स कंप्लीट करो, बात खत्म करो। क्या करेगा? माथा थोड़ी पीट लेगा। आप सीधे खड़ा हो जाइएगा। जैसे सब डिसाइड करके आया है कि मास्टर साहब पूछेंगे, जवाब नहीं देना। खबरदार, कोई इससे अलग हुआ तो बाहर उसको मैं दिखा दूंगा। ऐसा कहीं तुम लोग बना लिया होगा अपना कोई संगठन कि मास्टर साहब के प्रश्नों का जवाब नहीं देना है।
तब तो मास्टर साहब क्या कर लेंगे, कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो आप पढ़ के आइए। रोज कहते हैं कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ा दे उसको तो जरूर पढ़ के, तुम लोग से तो अच्छा अभी नया नई बैच शुरू हुआ है नीचे, वो ज्यादा अच्छा है। यदि हम 10 लड़के से पूछते हैं तो 5 लड़का जरूर जवाब देता है, सब नहीं जवाब देता, स्वाभाविक है कि टाइम लगेगा, लेकिन 50% जवाब देने की स्थिति में रहता है। और तुम तो मैच्योर्ड हो गए हो 2-4 महीना में, 5 महीना में, कई लड़के तो सालों भर से पढ़ रहे हैं, तो अब तो मैच्योरिटी आ गई, अब तो बटन दाबे और आंसर निकल जाना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ऐसा तो 2 बार 3 बार पढ़ रही है, ऐसा 3 बार का, दूसरी बार तो चल रहा है। ठीक है, वो भी सर छूट गया, ये छूट गया, इसका तो हमेशा छुटाइए। कल की संविधान का विकास, हाँ आज भी होगा। उसमें लिखना नहीं है 6:30 बजे हम टाइम दिए हुए हैं, तो वो तो जब पिछला खत्म होता है तब ना आगे बढ़ता है। तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा, अपना जुड़े रहो, वो लिंक चला जाएगा। 6:35, 6:40 हो सकता है कभी 6:20 में ही चला जाए, वो तो कक्षा है। ठीक है कि नहीं? कोई मशीन तो चल नहीं रहा है कि अब रोबोट रुक जाएगा 1 बजे, ऐसा तो है नहीं। जब तक ये पूरी बात होगी नहीं तब तक कैसे खत्म कर दूंगा, इसलिए ध्यान रखिए। जिसका छूट गया है तो वो अपना बैकअप भी है एक। इसी क्रम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर क्या है? इकोनॉमी का एक और रूप होता है, वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों रहता है। हम लोग के यहाँ क्या है? हम लोग के यहाँ मिक्स्ड है, सरकारी विद्यालय भी रहता है और निजी विद्यालय भी काम करता है। सरकारी परिवहन भी है, रेल, बस, प्लेन, और निजी भी है। अब तो निजी ट्रेन भी चलती है, निजी बस तो वर्षों से चलती है, निजी प्लेन भी है, स्पाइसजेट, इंडिगो। हर व्यवस्था हमारा क्या है? 2 भागों में बटा हुआ है। बैंक में भी देख लीजिए ना, बैंक भी आपका सरकारी बैंक भी है, सरकारी क्षेत्र वाला और निजी क्षेत्र वाला ही बैंक है। हर क्षेत्र में हम इस व्यवस्था को अपनाए हैं। इसी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, कि जब सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है और निजी क्षेत्र भी होता है। भारत इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। हालांकि इसकी शुरुआत सबसे पहले फ्रांस से हुई थी, लेकिन भारत वर्तमान में इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। तो लिखिए, उसको ऐसे लिखो, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था मिक्स्ड, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र दोनों काम करता है। निजी क्षेत्र दोनों काम करता हो, सार्वजनिक क्षेत्र बेटा, अच्छा तो इनसे कीर्ति चाचू से ले लो। ठीक है, आ रहे हैं हम। ठीक ठीक। कहाँ थे हम लोग? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों रहता है। जैसे भारत, इसका सबसे सुंदर उदाहरण क्या है? भारत। ठीक है, भारत। और तीसरी इकोनॉमी होती है, उसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो लिखेंगे, तीसरा इकोनॉमी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था इसके प्रणेता कार्ल मार्क्स थे। इसके प्रणेता समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके प्रणेता कौन थे? कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने दास कैपिटल भी लिखा था। एक किताब लिखी थी अपने मित्र एंजल्स के साथ मिलकर, और उस किताब का नाम था दास कैपिटल। खैर अभी उस पर नहीं ध्यान दो, अभी ध्यान इस पे दो कि कार्ल मार्क्स इसके प्रणेता थे। चलिए, अब इस अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है?
समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि यह अर्थव्यवस्था सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो लिखेंगे यह अर्थव्यवस्था सरकार के द्वारा चलाई जाती है सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से। सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से, ठीक है। और तीसरा बिंदु है कि संसाधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। संसाधनों का संसाधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। संसाधनों पर समाज का नियंत्रण होता है और आय का समान वितरण किया जाता है। आय का समान वितरण किया जाता है और आय का समान वितरण किया जाता है। तो यह व्यवस्था कौन चलाती है? सरकार। किसके लिए? जन कल्याण के लिए। संसाधन पे किसका कब्जा रहता है? समाज का। आय का क्या रहता है? समान वितरण। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब कोई भी देश ऐसा नहीं है कि इसको हम पूरे तौर पे हम अडॉप्ट कर रहे हैं। अब हमने बाजार को लाया ही है। चीन जैसा देश एक समय में, रूस जैसा देश एक समय में सोशलिस्टिक पैटर्न पे चलता था। अब वहां भी हमने क्या किया? उदारवाद की तहत बाजार की व्यवस्था को मजबूत बनाया। 1991 तक रूस सोवियत संघ था और ग्लासनोस्ट और पेस्टोरका नीति के आलोक में उसने भी उदारवादी नीति अपनाई और बाजार को प्रश्रय दिया, निजी क्षेत्र को प्रश्रय दिया। और उसी के आलोक में आज के तारीख में कोई भी देश इसका सही एग्जाम्पल के रूप में स्थापित नहीं होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी देश समाज कल्याण पे बल नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में हम समाज कल्याण पे बल नहीं देते हैं। हमारे यहाँ 100 से अधिक योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम वंचित वर्गों के लिए, कमजोर तबके के लिए योजनाएं नहीं चला रहे हैं। यदि इंडी गठबंधन आता तो खटाखट महालक्ष्मी योजना में 8,500 रुपया भी बीपीएल के नीचे रहने वाली महिलाओं को भी जाता। लेकिन सरकार में गठबंधन में संदेह कब उत्पन्न होता है कि सबसे पहले आप अपने कांग्रेस के राज्य में इसको लागू करके दिखा दीजिए। सपना बेच देना बहुत आसान होता है। कर्ज माफी कर देंगे किसानों का, और जब माफी का समय आता है तो कैसा कैसा माफी होता है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम सिर्फ इस पोडियम पर ही खड़े नहीं रहते, हम सिस्टम के भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हैं और इन सब चीजों को बहुत नजदीक से हमें देखने का अवसर मिलता है। ठीक है कि नहीं? तो खटाखट जो है वो सबसे पहले जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, छोटा राज्य भी है हिमाचल, पहले तुम वहीं से शुरू करो, तब विश्वास बढ़ेगा। ठीक है कि नहीं? आज सरकार का, पार्टी का विश्वसनीयता क्या हो गई? कमजोर हो गई है। ठीक है कि नहीं? जब तक वो विश्वसनीयता बढ़ेगा नहीं तब तक हमारा सिस्टम मजबूत नहीं होगा। विश्वसनीयता बढ़ाने का उपाय क्या है? यही, जो आप घोषणा करें उसको आप क्रियान्वित करने का प्रयास करें। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए फिलहाल। वो भी महालक्ष्मी योजना आपके जीके हैं। मैं कहता भी हूं कि इकोनॉमिक्स में पिछली कक्षा से 10% बातें निश्चित रूप से आपकी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, क्योंकि कुछ परिवर्तन हो जाती है, कुछ योजनाएं आ जाती हैं, कुछ ग्रोथ रेट बदल जाता है, नहीं कुछ नई नीतियां बन जाती है। तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान करके रखना होता है। इसी क्रम में हमने 3 अर्थव्यवस्था के मॉडल को देखा। एक मॉडल था कैपिटलिस्ट, जो अभी भी है विकसित देशों में। जितने भी विकसित देश हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड ही हैं। हमने न सोशलिस्ट अपनाया न कैपिटलिस्ट अपनाया। हम बुद्ध के देश थे, मध्यम मार्ग अपनाए, दोनों के बीच का अपना लिए। थोड़ा सा सोशलिस्ट ले लिए, थोड़ा सरकार भी नियंत्रण किया, थोड़ा बाजार भी नियंत्रण किया। ठीक है कि नहीं? और इस तरह से हम अपने देश को 1951 से 2024 तक पहुंचा दिए।
और विश्व के सबसे बड़े, सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले जीडीपी का ग्रोथ रेट वाला देश कौन सा है? तो भारत है। और राज्यों में बिहार है, राज्यों में बिहार है और देश में भारत है। कल भी टीडीपी के नेताजी इस बात को कह रहे थे कि हम सौभाग्यशाली है कि हमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला, जिनके माध्यम से हम यहां तक पहुंचे हैं। सबसे पहला तो ये होता है ग्रोथ रेट। आगे पढ़िएगा ग्रोथ रेट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। जी अभी तो हमारी पहली कक्षा है, मूल में आ जाएंगे। यह है अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक परिचय। अब पढ़ना क्या क्या है, पहला दिन क्या पढ़ते हैं आप लोग कि क्या है, किसके लिए है अर्थव्यवस्था, किसके लिए है? लोगों के लिए है। क्यों है अर्थव्यवस्था को मजबूत? क्यों? क्योंकि लोगों का कल्याण करना है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। कल बता रहे थे ना मोदी साहब कि इजी लिविंग इंडेक्स को हमें इंप्रूव करना है। कि ना आज कितना इजी हो गया है, हर चीज बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे पैसा निकालो। एक समय में टिकट लेने के लिए पूरा दिन लग जाता था, राशन कार्ड के लिए पूरा दिन लग जाता। आज क्या हो गया? ई गवर्नेंस, सब कुछ तुम्हारे मोबाइल पर है। यही तो इजी लिविंग इंडेक्स है। इजी लिविंग इंडेक्स क्या होता है? पहले बिजली बिल जमा करना हो, बिजली कट जाती है, तो आजकल मोबाइल से ही बिजली क्या होता है? चार्ज हो जाती है। यही तो इजी लिविंग इंडेक्स है। ठीक है, पहले हमें याद है कि आईएएस की तैयारी करते थे, फॉर्म भरना होता था तो एक पोस्टल ऑर्डर है, उसके लिए 2-3 दिन भटकना पड़ता था, क्योंकि निकलता था गायब हो जाता था। 2-3 दिन घूमते थे हम लोग उस धूप में। ठीक है कि नहीं? आज क्या हो गया? गया अपना सब क्रेडिट डेबिट जो भी कार्ड वार्ड है उससे अपना भर लिया। यही तो इजी लिविंग इंडेक्स है। पहले किसी का एडमिट कार्ड नहीं पहुंचता था या गांव वाला छुपा लेता था, क्या होता था कि नहीं? आज क्या लोड कर लेता है। बहुत तरह की ऐसी शिकायतें थी। ठीक है कि नहीं? कि गांव में लोग जो है की अलग है फला भाई नौकरी भेज देते थे, आगे बढ़ जाए। पोस्ट जो पोस्ट मास्टर था, यदि विश्वास नहीं था, आपके विश्वास में नहीं था, उसी को दे दिया, काम पहुंचा दे भाई, रास्ते में फेंक दिया। आज क्या हो गया? आज मोबाइल पर ही आप डाउनलोड कर लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। सब कुछ आपका मोबाइल, पूरी दुनिया आपके मोबाइल में है। ठीक है कि नहीं? मैं अपने नींद में पागल 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 ऐसे ढूंढता हूं। सो गया था एकदम। हम जो बजा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे बांसुरी बजा रहे हैं, एकदम मत वाला था एकदम। आहा वाह, अच्छा छोड़ देते हैं, हम समझ गए, समझ गए। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम लोग? मैं अपने नींद में पागल था। आगे लिखो। हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे कहाँ हम लोग जी? कहाँ थे? अरे हम चले जाते हैं कहीं, फिर हमको लाओ पकड़ करके। अच्छा, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया, पकड़ के ले आया हमको। ठीक है, हाँ। अब आइए कि हमें अर्थव्यवस्था में पढ़ना क्या क्या है। तो लिखेंगे रणनीति। रणनीति सबसे पहले पढ़ना है अर्थव्यवस्था के प्रकार, क्षेत्र। पहला कल पढ़ाएंगे अर्थव्यवस्था का प्रकार, क्षेत्र, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, ठीक है। वृद्धि और विकास की अवधारणा बताएंगे। ये पहला दिन है, ये बेस है, इसलिए कक्षा छूटना नहीं चाहिए। बेस है ये, हालांकि आज भी बेस था, लेकिन आज से कहीं ज्यादा कल का बेस है। दूसरा है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, और एक संसाधन के रूप में लोग, एक संसाधन के रूप में लोग। एक संसाधन के रूप में लोग, हाँ जी।
तीसरा दिन आइए, गरीबी बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या को पढ़िए, गरीबी। तीसरा दिन गरीबी, चौथा दिन बेरोजगारी। तीसरा दिन गरीबी और चौथा दिन बेरोजगारी। 5वीं कक्षा में पढ़िए प्लानिंग, योजना, सबसे इंपॉर्टेंट, टिक लगाओ, योजना पे टिक लगाइए, योजना पर। ठीक है, योजना में ही सब कुछ आ जाता है। ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि नेशनल इनकम के बाद पहले हम योजना ही पढ़ाते हैं, जिससे कि विषय वस्तु को समझने में आगे क्या होगा, आसानी हो जाएगी। फिर आइए कृषि, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टि से पढ़े थे, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं साइंस में भी पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन यहां हम पढ़ेंगे कृषि पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कृषि को पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे उद्योग और औद्योगिक नीति, उद्योग, औद्योगिक नीति, लघु उद्योग, उद्योग के विषय में संपूर्ण, उद्योग के विषय में संपूर्णता से। उसके बाद पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, इस बार हम पढ़ाएंगे खाद्य सुरक्षा। इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना काफी चर्चा में रहा। हालांकि उसका जो अंतर्निहित अवधारणा है वो ऐसे भी पढ़ाते रहे, लेकिन अब उसको एक चैप्टर के रूप में हम कन्वर्ट कर दिए हैं और उसका नाम है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, जैसे उसमें पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम, देखो ना, खाद्य जैसे क्या क्या पढ़ेंगे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय, गरीबों में सबसे गरीब, बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, बफर स्टॉक की अवधारणा, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अभी पूरे साल चर्चा में रहा था। यदि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सरकार ने अच्छी कामयाबी प्राप्त नहीं की तो उसके पीछे एक एमएसपी के कारण जो आंदोलन कर रहे थे किसान, उसे भी माना जा रहा है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्या लिखे, एमएसपी की अवधारणा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना अभी शुरू हुई है, पिछले साल से काफी चर्चा में है, जिसका नाम है पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, बैंकिंग और मुद्रा। बैंकिंग और मुद्रा, मुद्रास्फीति, बैंकिंग, मुद्रा और मुद्रास्फीति, बैंकिंग, मुद्रा और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। आपके छोटी परीक्षाओं में मुद्रा की आपूर्ति से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान करके रखना। बैंक, इसमें लिख देंगे कॉमा करके बीमा, बीमा और शेयर बाजार, बैंकिंग, मुद्रा, मुद्रास्फीति, बीमा और शेयर बाजार, बीमा और शेयर बाजार, बीमा और शेयर बाजार। और अंतिम अध्याय में आता है और वह है वित्तीय, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आदि। मतलब इस कक्षा के लिए, लेकिन सेंट्रल एसएससी के लिए एक ही चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो है मांग और आपूर्ति। तो लिखेंगे मांग और आपूर्ति, 10वां है मांग और आपूर्ति। नहीं, पढ़ लेना चाहिए सभी को, मांग और आपूर्ति,
मांग क्या है, आपूर्ति क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, इसका जो इंटर रिलेशनल जो व्यू है उन सबको ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी ने काफी अच्छे से मांग और आपूर्ति की अवधारणा को अभिव्यक्त किया है और उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपकी परीक्षा में एक आध दो क्वेश्चन अतिरिक्त बनने की संभावना हो जाएगी। तो इस तरह से ये 10 चैप्टर लगभग होता है इकोनॉमिक्स में, और ये 10 चैप्टर को आप कमांड कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक अन्य चैप्टर है वो है बजट, और वो हर साल के लिए इंपॉर्टेंट होता है बजट। चूंकि आपकी परीक्षा में तो बजट कम है, कमीशन में तो सबसे पहले हम योजना के बाद बजट ही लिखते हैं, तो लिखेंगे बजट और कर व्यवस्था। लास्ट चैप्टर में लिखे बजट और कर व्यवस्था, बजट और कर व्यवस्था, बजट और कर व्यवस्था, ठीक है। और बूस्टर फैक्ट लास्ट में है, बूस्टर फैक्ट। ये 11 चैप्टर हुआ, 12 गलती हो गई, क्षमा कर दो, ठीक है। 10 चैप्टर की जगह हम 12 चैप्टर लिखा दिए हैं कि सर कहते थे 10 चैप्टर पढ़ाएंगे, इस बार 12 चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो 12 चैप्टर, अब 12 कक्षा मतलब मैक्सिमम 15 कक्षा, तो 15 कक्षा में आप इकोनॉमिक्स में अनुकूल स्थिति में आ जाइएगा, ठीक है कि नहीं। यदि 3 साढ़े 3 घंटे की कक्षा हुई तब तो 7 कक्षा। अब मॉडर्न हिस्ट्री जब समाप्त हो जाएगा 5-7 दिन के बाद तब वही करेंगे, कंप्लीट पहले इकोनॉमिक्स को समाप्त कर देंगे। तो आप समझ जाइए एकदम आराम से, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई जल्दीबाजी में, ठीक है कि नहीं। एकदम आराम से कल आप मजबूत अवस्था में रहिए, आइए और आकर कक्षा में, अच्छा जगह कक्षा में आकर सोइए नहीं, ठीक है। आंखें खुली हो लेकिन मन भी सोया नहीं रहना चाहिए, आंखें भी खुली हो और मन भी जागा हो, ठीक है कि नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इकोनॉमिक्स की आज हमने प्रारंभिक कक्षा ली है, इसलिए बहुत ज्यादा अवधारणा नहीं दी है, सिर्फ इतना बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स में किस तरह की अर्थव्यवस्था, उसके जो पक्ष है थोड़े से उसको हमने बताने की कोशिश किया। कौन इसके जनक थे, उन्होंने क्या दिया था, ठीक है कि नहीं, कौन सी किताब लिखी थी। और पिछले दिन हमने YouTube लाइव में 75 क्वेश्चन का 2 बार इकोनॉमिक्स बताया था, और मुझे उम्मीद है कि आज वाली कक्षा से ही 5-7 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में थे आप, नहीं। वेल्थ ऑफ नेशन जनक थे, ठीक है कि नहीं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल तत्व क्या है, तो सरकार के द्वारा नियंत्रण और समाज के कल्याण के लिए आय का समान वितरण किया जाता है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप ग्रो कीजिएगा तो आने वाले दिनों में आपको इकोनॉमिक्स में काफी अच्छा महसूस होगा और बौद्धिक दृष्टि से आप जागृत हो जाएंगे। जय हिंद। बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।